Hey guys, welcome to Basic Studies. This is your economics class. As in the last video, we started our microeconomics syllabus. So today we are gonna continue with that. So 4 important definitions of economics. In this video, we are going to study 4 important definitions of economics. So first is Adam Smith's wealth definition, Alfred Marshall's welfare definition, Lionel Robbins' scarcity definition, Paul Samuelson's growth definition. Let's start with Adam Smith's wealth definition. Adam Smith defined economics in his book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, published in 1776. ओके उन्होंने अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया था, विच वाज पब्लिश्ड इन 1776. So let's see what was the definition. Economics is concerned with an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, and it is related to the laws of production, exchange, distribution and consumption of wealth. So basically इनके according economics is concerned with how money is produced by different economic activities and how it is used. Okay, this is the basic idea in his definition. Let's move ahead. कुछ important points पढ़ेंगे उनकी definition के. First, Adam Smith was the first person who put all the economic ideas in a systematic way. That's why he is called father of economics. एडम स्मिथ फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक आइडियाज़ एक सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन किए थे. दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. सेकेंड, इन इकोनॉमिक्स वेल्थ रिफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो इकोनॉमिक्स में वेल्थ का बेसिक मीनिंग होता है वो गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें. बट अब ह्यूमन वांट्स को तो एयर, वाटर, सनलाइट ये सब भी सेटिस्फाई करते हैं, बट दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस एंड हैव नो मनी वैल्यू. तो वो हम वेल्थ में कंसिडर नहीं करते. वी कंसिडर ओनली दोज गुड्स विच आर रिलेटिवली स्कैर्स एंड हैव मनी वैल्यू एज वेल. हम सिर्फ उन्हीं गुड्स को कंसिडर करते हैं जो रिलेटिवली स्कैर हैं, जो लिमिटेड हैं और जिनकी मनी वैल्यू है एज wealth. Adam Smith was of the view that economics was concerned with the problems arising from wealth getting and wealth using activities of people. एडम स्मिथ का जो व्यू था कि इकोनॉमिक्स कंसर्न है उन प्रॉब्लम से जो कि अराइज होती हैं वेल्थ गेटिंग से और वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल. जो लोग पैसे कमाते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं, तो इन सब लोगों की जो ये सब एक्टिविटीज़ हैं इनकी प्रॉब्लम से इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है. देन ही वाज इंटरेस्टेड मेनली इन स्टडिंग द वेज बाय विच द वेल्थ ऑफ ऑल नेशंस कुड बी इंक्रीज्ड. वो इंटरेस्टेड थे वो स्टडी करने के लिए वो वेज जिनसे पूरे नेशन की जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो सके. नाउ क्रिटिसिज्म. Many economists realized that there are serious mistakes in Adam Smith's definition. बहुत से इकोनॉमिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सी सीरियस मिस्टेक्स हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन में. His definition made man selfish. People started thinking about economics as a science of getting rich, etc. So as I told you कि इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कि हाउ वेल्थ इज़ प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज़ यूज्ड. तो लोगों को यही लगने लगा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस, एक अमीर बनने का साइंस है. उसने ह्यूमन बींग्स को सेल्फिश बना दिया था. देयर इज़ नो डाउट दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट वेल्थ इन इकोनॉमिक्स, बट इट कैन बी ओनली पार्ट ऑफ स्टडी. इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमें वेल्थ इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ एक पार्ट होता है हमारी स्टडी का, नॉट द होल स्टडी. There is another side also. In fact, it is a more important side, and that is the study of man.
हमें इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेल्थ नहीं, उस साथ में एक अनदर साइड है वो भी पढ़नी पड़ती है, जो कि है स्टडी ऑफ मैन। एंड इनफैक्ट इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट साइड, ये वेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइड है जो हमें स्टडी करनी होती है, बट उनकी डेफिनेशन में तो ये मेंशन ही नहीं था। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, सो प्राइमरी प्लेस शुड बी गिवन टू मैन एंड सेकेंडरी प्लेस टू वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, इसलिए प्राइमरी प्लेस मैन को मिलनी चाहिए और सेकेंडरी प्लेस वेल्थ को। दीज वर द पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन। I hope it is pretty clear to you now. Now, Alfred Marshall's definition. He defined economics in his book Principles of Economics, published in 1890 AD. Okay, the central idea of his definition was welfare. Now let's see the definition given by Alfred Marshall. Political economy or economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social actions which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. So उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बींग्स को स्टडी करता है, उनकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है, उन्हें कैसे वो एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है जिनसे उन्हें मटेरियल वेलफेयर मिल रहा है। अब मटेरियल वेलफेयर का मीनिंग आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, किसी भी फिज़िकल गुड को यूज़ करके हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल वेलफेयर। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। Marshall, the leader of new classical economists, gave a new concept about economics. एडम स्मिथ के बाद मार्शल ने इकोनॉमिक्स को एक न्यू कंसेप्ट दिया। मार्शल enlarged the scope of economics by shifting the emphasis from wealth to man. मार्शल ने इकोनॉमिक्स का स्कोप बढ़ा दिया बाय शिफ्टिंग, उन्होंने फोकस वेल्थ से हटाकर मैन पे लाकर रखा। ओके, ही सेड दैट पीपल वर नॉट फॉर वेल्थ बट वेल्थ वॉज मेड फॉर पीपल। उन्होंने कहा कि लोग वेल्थ के लिए नहीं हैं बल्कि वेल्थ लोगों के लिए बनी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ टू इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन वेलफेयर को इंक्रीज़ करना। Wealth is not the end but it is only the means. So Marshall gave primary place to man and secondary place to wealth. मार्शल ने कहा कि वेल्थ एक एंड नहीं है, इट इज़ ओनली द मीन्स। अब अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे लेकर आप बैठ तो नहीं जाएंगे ना, आपको कुछ भी परचेज़ करना होगा तो आप उससे परचेज़ करेंगे जाके। सो जो आप चीज़ परचेज़ करेंगे दैट इज़ द एंड मनी इज़ द वेल्थ इज़ द मीन्स। ओके, इट इज़ क्लियर। सो मार्शल गेव प्राइमरी प्लेस टू मैन एंड सेकेंडरी प्लेस टू वेल्थ। नाउ द क्रिटिसिज्म्स। Alfred Marshall's definition was quite popular until it was attacked by Lionel Robbins. एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी जब तक लियोनल रॉबिन्स ने उसे अटैक नहीं किया था, क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। द डेफिनेशन ऑफ मार्शल हैज़ बीन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय रॉबिन्स इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। लेट्स रीड। द डेफिनेशन इज़ नॉट एनालिटिकल। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग मार्शल की डेफिनेशन एनालिटिकल नहीं थी, इट वॉज क्लासिफैक्ट्री। उन्होंने सिर्फ क्लासीफाई कर दिया था मटेरियल नॉन मटेरियल, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, बट उन्होंने ईजीली इन टर्म्स को सेपरेट नहीं किया था। देयरफॉर हिज डेफिनेशन इज़ ओनली क्लासीफैक्ट्री रादर देन एनालिटिकल इन नेचर। इकोनॉमिक्स इज़ ह्यूमन साइंस नॉट ओनली सोशल साइंस। मार्शल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्हीं लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टडी की जाती है जो सोसाइटी में रहते हैं, जो सोशल मैन हैं। बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स
उन्होंने इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ किया कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइंस है, वो सभी लोगों की, सभी ह्यूमंस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है, नॉट ओनली सोशल मैन, फोकस ऑन मटीरियल एक्टिविटीज़ ओनली। सो मार्शल की डेफिनेशन सिर्फ मटीरियल एक्टिविटीज़ पे फोकस करती है, जबकि नॉन मटीरियल एक्टिविटीज़ भी हमें सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं, जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ऑल मटीरियल गुड्स में नॉट प्रोवाइड वेलफेयर। अब ज़रूरी नहीं है सारे मटीरियल गुड्स हमें वेलफेयर प्रोवाइड करें, लाइक एग्जाम्पल सिगरेट, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, राइट। नेक्स्ट, Lionel Robbins defined economics in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, which was published in 1932 AD. Okay, central idea in his definition was scarcity. So ये definition तो बहुत easy है और हम starting से ये पढ़ते आ रहे हैं. That is, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Economics एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स. अब एंड्स मीन्स हमारी जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, और स्कैर्स मीन्स मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज विथ जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं. ओके, आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर टू यू नाउ. First, the modern economist Lionel Robbins has highly criticized Marshall's definition of economics. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लियोनल रॉबिन ने हाईली क्रिटिसाइज किया है मार्शल की डेफिनेशन को. ही गेव द मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल डेफिनेशन इन हिज बुक. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल डेफिनेशन दी है अपनी बुक में. His argument is that economics is concerned with the problems arising from scarcity. उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है उन प्रॉब्लम्स से जो कि अराइज हुई हैं स्कैरसिटी से. ओके, पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी बाय अलोकेटिंग स्कैर्स रिसोर्सेज टू द बेस्ट पॉसिबल यूज़. लोग अपनी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं बाय अलोकेटिंग स्कैर्स रिसोर्सेज. अपनी स्कैर्स रिसोर्स को अच्छे से अलोकेट कर देते हैं अपने वॉन्ट्स में, टू द बेस्ट, अच्छे से यूज़ कर देते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए. मोस्ट ऑफ द मैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मूविंग अराउंड द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस. दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया इन रॉबिन्स डेफिनेशन. बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसी चीज़ के स्कैरसिटी और चॉइस की प्रॉब्लम के अराउंड ही घूमती रहती है, और ये सेंट्रल आइडिया है रॉबिन्स की डेफिनेशन में. नाउ द क्रिटिसिज्म. Robbins has criticized the concept of Marshall, but critics claimed that his definition itself includes the concept of welfare through the back door. So Robbins ने मार्शल के कंसेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया था, बट क्रिटिक्स ने क्लेम किया कि उनकी खुद की डेफिनेशन में कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर है. क्यों है? क्योंकि हम जैसे कि बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन है टू द बेस्ट पॉसिबल यूज़. वो अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे ताकि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. ओके, ये पॉइंट उनकी डेफिनेशन में है. सो नेक्स्ट पॉइंट, इट इग्नोर्स द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. उन्होंने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट इंक्लूड ही नहीं किया है. Economics of growth explains how an economy grows by increasing the national income and production capacity of the economy, but Robbins takes the resources given and discuss only their allocation. Economics of growth क्या एक्सप्लेन करता है कि एक इकॉनमी कैसे ग्रो करती है अपनी नेशनल इनकम को, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर. लेकिन रॉबिन्स ने तो अपनी डेफिनेशन में ऐसा एक्सप्लेन किया है कि रिसोर्सेज गिवन हैं और हमें सिर्फ उनका अलोकेशन करना है ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. सो हमें रिसोर्सेज अपने बढ़ाने पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि
टाइम के साथ साथ हमारी वांट्स बदलती हैं, मल्टीपल होती जाती हैं। सो ये पॉइंट उनकी डेफिनेशन में नहीं था इंक्लूडेड। अनेबल टू एड्रेस हॉट इश्यूज of the present day economy such as unemployment, inequality, economic growth, national income etc. उनकी डेफिनेशन में जो कुछ प्रेजेंट डे के हॉट इश्यूज़ हैं वो उनकी डेफिनेशन में नहीं थे, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, ये सब पॉइंट्स उन्होंने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किए हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन। उनकी डेफिनेशन का सेंट्रल आइडिया था ग्रोथ। ओके, लेट्स रीड। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons and groups of society. इकोनॉमिक स्टडी करता है पीपल या सोसाइटी कैसे चूज़ करेगी विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, मनी के यूज़ के साथ भी और नहीं भी, टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव, अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं प्रोड्यूस करने के लिए वेरियस कमोडिटीज़ मीन्स गुड्स ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम फॉर कंजप्शन, अभी भी और फ्यूचर में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग वेरियस पर्सनस एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। सो ये बहुत ज़्यादा डेफिनेशन रॉबिन्स की डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा मैच करती है, सिर्फ इसमें एलिमेंट ऑफ टाइम इंक्लूडेड है। आगे पढ़ते हैं। द इनहेरेंट डिफेक्ट इन रॉबिन्स डेफिनेशन हैज़ बीन सॉट टू बी रिमूव्ड इन रीसेंट ईयर्स बाय प्रोफेसर सैमुअल्सन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स की डेफिनेशन में जो डिफेक्ट था वो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन में क्लियर किया है। The great merit of Samuelson's definition is that it recognizes the dynamic change taking place both in the means as well as in the ends with the lapse of time. So टाइम जैसे जैसे जा रहा है और हमारे मीन्स और हमारे एंड्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो रिकॉग्नाइज करता है, वो डायनामिक चेंज सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन में रखा है, वो पॉइंट इंक्लूड किया है डायनामिक चेंज का। It has therefore been rightly termed as growth-oriented definition of economics. इसे सही ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहा गया है इकोनॉमिक्स की। There is good deal of similarity between Robbins and Samuelson's definition of economics. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रॉबिन्स और सैमुअल्सन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। Stressed on scarcity of means in relation to unlimited ends. दोनों ने ही स्ट्रेस किया है स्कैरसिटी, मीन्स की स्कैरसिटी पे इन रिलेशन टू अनलिमिटेड एंड्स। अनलाइक रॉबिन्स, सैमुअल्सन हैज़ मेड हिज डेफिनेशन डायनामिक बाय इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ टाइम इन इट। जैसे कि अनलाइक रॉबिन्स, सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन में उन्होंने अपनी डेफिनेशन को डायनामिक बनाया है एलिमेंट ऑफ टाइम को इंक्लूड करके। It should however be remembered that Samuelson built up his definition on the basis provided by Robbins' definition. All the elements of Robbins' definition are inherent in Samuelson's definition. So ये हमें याद रखना है कि सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन का जो बेस है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन से लिया है। रॉबिन्स की डेफिनेशन ने बेसिस प्रोवाइड किया है सैमुअल्सन, तब सैमुअल्सन ने उसके ऊपर अपनी जो है डेफिनेशन बनाई है। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन आर इनहेरेंट इन सैमुअल्सन्स डेफिनेशन। ऑल्सो एप्लीकेबल टू बार्टर सिस्टम। सैमुअल्सन की डेफिनेशन बार्टर सिस्टम पे भी एप्लीकेबल है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सिर्फ मनी इकोनॉमी में नहीं होती, लाइक सिर्फ मनी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती है, बल्कि बार्टर इकोनॉमी में भी होती है। हमारी वांट्स अनलिमिटेड होंगी, लेकिन हम उन्हें कैसे अचीव करें उसके लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते बार्टर इकोनॉमी में भी। सो बार्टर इकोनॉमी इज़ ऑल्सो कन्फ्रंटेड विद द सेम प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज, इनकम, आउटपुट एंड टू कोप विद द इंक्रीजिंग एंड चेंजिंग वांट्स ऑफ सोसाइटी।
इकोनॉमिक्स को कंसंट्रेट करना होगा अपने रिसोर्सेज, अपने इनकम, अपने आउटपुट, अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि जो इंक्रीजिंग और चेंजिंग वांट्स है सोसाइटी की उसके साथ वो कोप अप कर सके। कंक्लूजन of all the definitions of economics, the growth oriented definition appears to be the most satisfactory। जितनी भी 4 डेफिनेशन है उनमें से ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री अपीयर होती है। इट प्रेजेंट्स द चॉइस प्रॉब्लम इन इट्स डायनामिक सेटिंग्स एंड ऑल्सो वाइडन्स द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट बाय इंक्लूडिंग सच इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एज दोज ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। तो ये डेफिनेशन अपने अंदर अपने स्कोप में डायनामिक सेटिंग्स का स्कोप रखती है, स्कोप इकोनॉमिक्स के स्कोप को बड़ा करती है बाय इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट लाइक इनकम, आउटपुट। इन सब सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके उसने इकोनॉमिक्स का स्कोप बड़ा किया है, वाइडन किया है। बिसाइड्स द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन हैज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सल अपील। यूनिवर्सली भी ये डेफिनेशन यूज़ की जाती है, मानी जाती है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।